सो हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूँ पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री का क्लास 1 हो चुका है, यानी क्लास 1। उसमें हमने 50 बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए। जिसने भी क्लास की है उसको पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, आज हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री का MCQ शीट 2, जिसमें हम 50 और क्वेश्चन करेंगे। टोटल आज की क्लास के बाद हमारे पास 100 क्वेश्चन हो जाएंगे बायोकेमिस्ट्री के, जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे की क्लास भी कंटिन्यू करेंगे और टोटल 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कर लेंगे बायोकेमिस्ट्री के, जिससे बायोकेमिस्ट्री आपकी टिप्स पर हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले हमने माइक्रोबायोलॉजी बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट की और इसके अलावा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर ली है। ठीक है, अब बारी हमारी बायोकेमिस्ट्री की। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो, 2-4 शुरू के 5-6-10 क्वेश्चन शुरू के पिछले क्लास से रिपीट करके चलेंगे, जिससे आपका पूरा पिछला क्लास एक बार वापस से रिवाइज हो जाए। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोन बॉडी? कीटोन बॉडी निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कीटोन बॉडी है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन चारों में से कीटोन बॉडी को छांटना है। एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसीटो एसीटेट, पायरुवेट और सिट्रेट। 4 ऑप्शन में से आपको कीटोन बॉडीज छांटनी है। ठीक है, देखो, पिछले क्लास में हमने 3 कीटोन बॉडीज इंपॉर्टेंट बताई थी जो आपको याद रखनी है। उनमें से एक था एसीटो एसीटेट। तो एसीटो एसीटेट जो होता है वो एक कीटोन बॉडी होता है। एसीटो एसीटेट इज वन ऑफ द 3 कीटोन बॉडीज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग फैट मेटाबॉलिज्म। अच्छा, कीटोन बॉडी बनती कहाँ है सर? फैट मेटाबॉलिज्म से बनती है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में कि कीटोन बॉडी कहाँ पे बनती है, कब बनती है, क्यों बनती है। तो ड्यूरिंग फैट मेटाबॉलिज्म हमें कीटोन बॉडी दिखाई देती है। ठीक है, एसीटो एसीटेट वसा चयापचय के दौरान बनने वाली 3 कीटोन बॉडीज में से एक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, और अच्छा क्वेश्चन है। द रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर? रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इनमें से किसके लिए पॉजिटिव आता है? ठीक है, सिंपल सी बात है, आपसे पूछा जा रहा है रिड्यूसिंग शुगर का हमें एग्जाम्पल बता दो। हमने बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल बताया था, रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर के लिए कौन सा टेस्ट लगता है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए कौन सा टेस्ट लगता है। क्लियर है? तो रिड्यूसिंग शुगर के लिए कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आएगा, यानी हमें खोजना है रिड्यूसिंग शुगर के लिए जो भी टेस्ट पॉजिटिव आएगा वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। ठीक है, अब इनमें से हमें रिड्यूसिंग शुगर खोजना है। क्या सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है, फ्रक्टोज, सेल्यूलोज या स्टार्च? इन 4 ऑप्शन में से आपको खोजना है रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है। द राइट आंसर इज सर बी, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होता है रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, फ्रक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर एंड गिव्स अ पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट। अच्छा, रिड्यूसिंग शुगर जो टेस्ट होता है वो उसका एग्जाम्पल क्या है? बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, या आपसे पूछ लिया जाए सीधे सीधे कि फ्रक्टोज टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आएगा, आपका ऑप्शन होना चाहिए बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, या आपसे पूछा जाए रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट पॉजिटिव होगा, तो फ्रक्टोज के लिए पॉजिटिव होगा। तो ये सब सारी चीज़ों को एक बार मैच करके अच्छे से चलना, पहली क्लास में हमने बहुत अच्छे से बताई है। ठीक है, फ्रक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है जो बेनेडिक्ट टेस्ट में पॉजिटिव परिणाम देता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द प्रोटीन डाइजेशन द एंजाइम पेप्सिन एक्ट इन द। हम बात कर रहे हैं पेप्सिन की। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन पाचक एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है इसकी साइट क्या है। ठीक है, जो प्रोटीन डाइजेशन हो रही है किसके द्वारा सर? पेप्सिन के द्वारा। वो कहाँ पे हो रही है? क्या माउथ में होती है पेप्सिन से प्रोटीन की डाइजेशन? क्या स्टमक में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, या पैनक्रियाज में होती है? तो मैं हमेशा बताता हूँ जब भी पेप्सिन वर्क करेगा HCl की प्रेजेंट में करता है। HCl कहाँ प्रेजेंट होता है सर? स्टमक में। क्लियर है? स्टमक पेप्सिन इट एक्टिवेटेड इन द एसिडिक इन्वायरमेंट, यानी HCl का होगा एसिडिक होगा, हाईली एसिडिक होता है हमारे स्टमक में। ऑफ द स्टमक पेप्सिन अम्लीय माध्यम में कार्य करता है जो कि पेट में पाया जाता है। क्लियर है? द मेजर बफर सिस्टम ऑफ द ब्लड इज। हमने पिछले क्लास में क्या बताया था सर? ब्लड का pH बताओ। ब्लड का pH आपने बताया स्लाइटली एल्कलाइन होता है, थोड़ा सा एल्कलाइन होता है। ठीक है, आज मैं पूछ रहा हूँ कि उसका बफर सिस्टम क्या होता है, रक्त की मुख्य बफर प्रणाली क्या है। क्या ब्लड प्रोटीन बफर होता है, क्या ब्लड फॉस्फेट बफर होता है, क्या ब्लड बाइकार्बोनेट बफर होता है, या अमोनिया बफर होता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इजी तरीके से भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेजर बफर सिस्टम ऑफ द ब्लड क्या होता है सर? बाइकार्बोनेट बफर होता है। सिंपल सी बात है। देखो, जब स्लाइटली क्या होगा, स्लाइटली एल्केलाइन की हम बात कर रहे होंगे, तो एल्केलाइन कब होगा? जब वहाँ से बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होगा।
ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होगा तो बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होगा, इसलिए ब्लड को हम क्या बोलते हैं सर, बाइकार्बोनेट बफर है। द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम मेंटेन्स द पीएच ऑफ द ब्लड, और पीएच कैसा होता है सर ब्लड का, स्लाइटली एल्केलाइन होता है। तो क्लियर है, ब्लड का बफर सिस्टम क्या हो जाएगा सर, बाइकार्बोनेट बफर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुनो, यूरिया इज सिंथेसाइज इन विच ऑर्गन। बहुत अगेन अच्छा क्वेश्चन है, यूरिया किस अंग में बनता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है आपको यूरिया किस ऑर्गन में बनता है, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था यूरिया किस साइकिल से बनता है, यूरिया साइकिल द्वारा बनता है, यूरिया साइकिल द्वारा बनता है। यूरिया साइकिल कहाँ चलती है, आपको वो चीज़ खोजना है। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया था जब भी यूरिया की बात होगी, ठीक है, यूरिया की बात होगी तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में किडनी को ऑप्शन टिक कर देते हैं और ये गलत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, मैं देखो यूरिया और यूरिन इन 2 वर्ड में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगर मैं क्वेश्चन में पूछूं यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है तो राइट आंसर किडनी हो जाएगी, और लेकिन मैं जब भी पूछूं यूरिया फॉर्मेशन किस ऑर्गन में होता है मेरे दोस्त, हमेशा याद रखना यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लिवर में होता है। किस साइकिल द्वारा होता है, यूरिया साइकिल द्वारा होता है, यूरिया साइकिल द्वारा होता है। ठीक है, और चीज़ ध्यान रखना, इसी को हम बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। क्लियर है, यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर थ्रू द यूरिया साइकिल। यूरिया का निर्माण यकृत में यूरिया चक्र के माध्यम से होता है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। विच अमीनो एसिड कंटेन्स सल्फर। आपके पास 4 अमीनो एसिड दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से किसके पास सल्फर है, कौन सल्फर कंटेन करता है। क्या ग्लाइसिन के पास सल्फर होता है, सेरीन के पास सल्फर होता है, मेथियोनिन के पास सल्फर होता है, या वैलिन के पास सल्फर होता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कौन से अमीनो एसिड के पास सल्फर होता है, किस अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है। थोड़ा सा सोचो और सॉल्व करो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर मिथियोनिन। मिथियोनिन के पास क्या होता है सर, सल्फर होता है। मिथियोनिन क्या है, एक अमीनो एसिड है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मिथियोनिन एंड सिस्टीन, ये 2 एग्जाम्पल आपको बिल्कुल दिमाग में चढ़ा लेनी है, बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, मिथियोनिन और सिस्टीन इन दोनों के पास होते हैं सल्फर। मेथियोनिन एंड सिस्टीन आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। मेथियोनिन और सिस्टीन सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। तो मैं जब भी पूछूंगा आपसे सल्फर किस में पाया जाता है, कौन से अमीनो एसिड में पाया जाता है, 2 एग्जाम्पल आपको बिल्कुल दिमाग में चढ़ा लेनी है सर, कौन सी, मेथियोनिन और सिस्टीन। क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डीएनए रेप्लिकेशन इज, डीएनए प्रतिकृति या रेप्लिकेशन कैसी होती है, बाय नेचर बात कर रहा हूँ। क्या कंजर्वेटिव होती है, डिस्पर्सिव होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है, या नॉन कंजर्वेटिव होती है। इस क्वेश्चन को 10 स्टार मार लेना, बहुत बार अच्छा क्वेश्चन बना है इससे और ये आता रहता है। ठीक है, तो मैं जब भी बात कर रहा हूँ डीएनए रेप्लिकेशन की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन कैसी होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, ईच डॉटर डीएनए हैज 1 ओल्ड स्ट्रैंड एंड 1 न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, प्रत्येक नई डीएनए में एक पुरानी और एक नई स्ट्रैंड होती है, जिसे सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया क्यों हमने बोला सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव इसलिए बोला क्योंकि एक ओल्ड स्ट्रैंड है बच्चे और एक होती है न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी। सेमी मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से नहीं, थोड़ी तरीके से। ठीक है, इसीलिए एक ओल्ड स्ट्रैंड है, एक न्यू स्ट्रैंड है डॉटर डीएनए के पास, ईच डॉटर डीएनए के पास। ठीक है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। क्लियर है, तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसी होती है सर, सेमी कंजर्वेटिव होती है। क्लियर हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। आगे बढ़ जाओ। द बॉन्ड लिंकिंग अमीनो एसिड इज, अमीनो एसिड को आपस में जोड़ने वाला बंध कौन सा है। 2 अमीनो एसिड है, मैंने पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन कराया था, एक बार के लिए इसको वापस से रिवाइज करो क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, द बॉन्ड लिंकिंग टू अमीनो एसिड, मान लो 2 अमीनो एसिड है, इन दोनों को आपस में कौन सा बॉन्ड जोड़ता है, इस बॉन्ड का क्या नाम है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। क्या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 2 अमीनो एसिड को जोड़ता है, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड 2 अमीनो एसिड को जोड़ता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपस में जोड़ता है, या पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ता है। तो मैं जब भी बात करूंगा प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स को कौन आपस में जोड़ेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सर पेप्टाइड बॉन्ड। द राइट आंसर इज डी, जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जॉइंट्स द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड विद अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर। ठीक है, पेप्टाइड बंध क्या करता है, एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप को दूसरे अमीनो ग्रुप से जोड़ता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। विच को एंजाइम इज यूज्ड इन ट्रांस एमिनेशन, ठीक है, ट्रांस एमिनेशन में कौन सा को एंजाइम प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ट्रांस एमिनेशन की, तो इसके अंदर हम कौन सा को एंजाइम प्रयोग करेंगे, क्या NAD+ प्रयोग करेंगे, FAD प्रयोग करेंगे, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट PLP प्रयोग करेंगे, या कोएंजाइम A प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब मेरे बच्चे समझो, अगर मैं ट्रांस एमिनेशन यहाँ पे पढ़ाने बैठ जाऊँगा तो करीब आधे 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, ठीक है, 2 घंटे से कम नहीं होता ट्रांस एमिनेशन अगर ढंग से पढ़ाने जाओ तो। अब देखो वो पॉसिबल नहीं है, वो मैं पढ़ा दूंगा। अभी देखो एग्जाम अपने जब एक बार के लिए ख़त्म हो जाए तो मैं कंप्लीट DMLT का कोर्स फ्री में लेके आऊँगा, जो बैच आपके ना पेड चलते हैं, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार के कंप्लीट पेड बैच लेके बच्चे पढ़ते हैं, मैं फ्री एक एक क्लास एक एक टॉपिक पे पूरी डिटेल से चलाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। अभी के लिए आपको एग्जाम पे फोकस करना है, तो एग्जाम के हिसाब से पढ़ते चलो, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ कौन सा कोएंजाइम यूज होता है ट्रांस एमिनेशन के लिए, तो वो होता है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, जिसको हम बोलते हैं PLP, ठीक है। PLP डेराइव फ्रॉम विटामिन B6। तो एक और क्वेश्चन आपसे अच्छा बना कि पायरिडॉक्सल फॉस्फेट या हम PLP की बात करेंगे तो ये कहाँ से डेराइव होता है, ये डेराइव होता है विटामिन B6 से, ठीक है। एक्ट करता है को एंजाइम इन एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। PLP जो विटामिन B6 से बनता है, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में सहायक को एंजाइम होता है, ठीक है, क्लियर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाओ। देखो आज क्वेश्चन थोड़े से टफर साइड रहेंगे, इसके लिए परेशान नहीं होना, आज क्वेश्चन थोड़े टफ साइड रहेंगे, फिर इसके बाद हम फिर टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन करा देंगे बाकी के बचे क्लास में, जैसे आपके टेस्ट हुए LFT KFT TFT, ठीक है। इसके अलावा जो अभी बचे टाइप के कैलोरीमेट्री वगैरह, बॉम्ब कैलोरीमेट्री, सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक से कवर होंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी। आज क्वेश्चन थोड़े टफर साइड रहेंगे, हमने बताया था शुरुआत की क्लास इजी क्वेश्चन से, फिर धीरे धीरे हम लेवल अप करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको खोजना है कौन सा ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है, ठीक है। क्या लाइसिन ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है, क्या ल्यूसिन ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है, एलेनिन ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है, या आइसोल्यूसिन ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है, ठीक है। आपको खोजना है इनमें से कौन सा ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एलेनिन, ठीक है। एलेनिन जो होता है, एलेनिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड हम किसको बोलते हैं, जो कन्वर्ट हो जाए किसमें, ग्लूकोज में, और जो एलेनिन होता है, एनेलिन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, कौन सी प्रक्रिया द्वारा, ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा, ठीक है। एलेनिन को ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज में बदला जा सकता है, इसीलिए जो एलेनिन होता है ये होता है ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, क्लियर है। अगला क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, DNA की स्ट्रक्चर में, DNA की स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है, और मैंने अच्छे खासे आज क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं DNA की स्ट्रक्चर से, ठीक है। DNA की संरचना में कौन सा बंध शर्करा और फॉस्फेट समूह को जोड़ता है, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। विच बॉन्ड्स जॉइंस द शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप इन द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। मैं बात कर रहा हूँ DNA की स्ट्रक्चर में, तो उसमें शुगर को और फॉस्फेट ग्रुप को, इन दोनों को आपस में कौन सा बॉन्ड जोड़ेगा, ठीक है। अब बताओ, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड से शुगर और फॉस्फेट ग्रुप आपस में जुड़ेंगे, क्या पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे, या फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चे ध्यान से सोच रहे क्वेश्चन, मैं जब भी बात करूंगा DNA की स्ट्रक्चर की, DNA का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होता है ना, इसके अंदर शुगर और अमीनो एसिड को जो जोड़ेगा, शुगर और अमीनो एसिड को जोड़ेगा, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप को जो जोड़ेगा वो कौन सा बॉन्ड जोड़ेगा, वो जोड़ेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, वो जोड़ेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो द राइट आंसर इज डी, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड लिंक द 3 कार्बन एटम ऑफ द 1 शुगर मॉलिक्यूल टू द 5 कार्बन अनदर विया अ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये 3 और 5 का क्या चक्कर होता है, देखो एक सिरा होता है 3 इंड, एक होता है 5 इंड, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फास्फोडाइएस्टर बंध एक न्यूक्लियोटाइड की शर्करा के 3 कार्बन को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 कार्बन से फॉस्फेट द्वारा जोड़ता है। अब सुनो मेरी बात, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, इसमें 1 इंड 3 है, 1 इंड 5 है, जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड रहेगा इसका 5 इंड और इसका 3 इंड, ये दोनों आपस में सर कैसे जुड़ेंगे, 3 और 5, ये जुड़ेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, और यहाँ भी 5 और 3 जुड़ रहे हैं तो ये भी जुड़ेंगे सर कैसे, 5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि फास्फोडाइएस्टर बंध एक न्यूक्लियोटाइड की शर्करा को
3 कार्बन को दूसरे के न्यूक्लियोटाइड के 5 कार्बन से फॉस्फेट द्वारा जोड़ता है। क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डू अमीनो एसिड सो एम्फोटेरिक इन नेचर? ठीक है, अमीनो अम्लों में एम्फोटेरिक गुण किस कारण होता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर अमीनो एसिड हो वो एम्फोटेरिक नेचर क्यों शो करते हैं? ड्यू टू पेप्टाइड बॉन्ड्स, ड्यू टू अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स, ड्यू टू आर ग्रुप वेरिएबिलिटी, ड्यू टू साइड चेंज। ठीक है, अब बताओ अमीनो एसिड्स में एम्फोटेरिक नेचर हमें क्यों शो होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यू टू अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स। ठीक है, अमीनो एसिड कैन एक्ट एट एसिड और बेसिस बिकॉज दे कंटेन्स बोथ NH2 बेसिक एंड COOH एसिडिक। एम्फोटेरिक हम किसको कह सकते हैं? एम्फोटेरिक यानी हमें दो गुण दिखाई दे। दो गुण कैसा दिखाई दे सर? मान लो एक गुण कैसा है, एक गुण है एसिडिक और एक गुण है बेसिक, यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है? अमीनो एसिड्स दिखा रहे हैं। ठीक है, और अमीनो एसिड्स क्यों दिखा रहे हैं एम्फोटेरिक नेचर? क्योंकि उनके अंदर होता है बेसिक, कौन सा? NH2 ग्रुप जो होता है बेसिक, और COOH ग्रुप होता है जो एसिडिक होता है। ठीक है, इसीलिए अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं सर? एम्फोटेरिक होते हैं। क्लियर है? अमीनो अम्लों में अमीन समूह NH2 क्षारीय होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप COOH अम्लीय होता है, जिससे एम्फोटेरिक बनते हैं। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्फोटेरिक नेचर अमीनो एसिड्स क्यों शो करते हैं? एसिड भी दिखाते हैं या बेसिक गुण भी दिखाते हैं। तो क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। हेक्सोकाइनेज एंजाइम इन इनहिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? हेक्सोकाइनेज एंजाइम को निम्नलिखित में से कौन सा इनहिबिट करता है? ग्लूकोज, ATP, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या ADP? सोचो ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ हेक्सोकाइनेज एंजाइम को इज इनहिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा हेक्सोकाइनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है? ठीक है, राइट आंसर इज सी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, हेक्सोकाइनेज इज सब्जेक्ट टू फीडबैक इनहिबिशन बाय इट्स प्रोडक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रिवेंटिंग एक्सेस एक्यूमुलेशन। ठीक है, हेक्सोकाइनेज को उसका उत्पाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट करता है ताकि इसकी अधिकता ना हो। देखो, अधिकता या कमी दोनों चीज, कोई भी चीज की खराब है। मोर एक्सेस भी हो जाए तो भी दिक्कत आती है, या बहुत ज़्यादा कमी आ जाए तो भी दिक्कत आती है। तो अगर हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बना रहे हैं, हेक्सोकाइनेज को बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इसकी बहुत ज़्यादा अधिकता ना हो। हेक्सोकाइनेज को उसका उत्पाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसीलिए इनहिबिट कर देता है ताकि उसकी अधिकता ना हो। ठीक है, वो एक लिमिटेड अमाउंट में बना रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन? ट्रांसएमिनेशन प्रतिक्रिया के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन C, विटामिन B6, विटामिन B2 या विटामिन B12? ये क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में बताया था। ठीक है, तो ये जो होता है ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन, इसके लिए कौन सा विटामिन रिक्वायर होता है? मैंने तभी बताया था कि ये क्वेश्चन भी याद रखना, किसके द्वारा एक्टिवेट होता है ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। तो ये होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B6, जिसको हम बोलते हैं पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। ठीक है, विटामिन B6 इन द फॉर्म ऑफ पायरिडॉक्सल फॉस्फेट एक्ट एज अ कोएंजाइम इन ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। विटामिन B6 ट्रांसएमिनेशन में कोएंजाइम की तरह कार्य करते हैं, खासकर पायरिडॉक्सल फॉस्फेट के रूप में। तो ये अगेन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। इन प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबोलिज्म इन ह्यूमन इज? ठीक है, मानवों में प्यूरिन के अपघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबोलिज्म इन ह्यूमन इज? क्या यूरिया होता है एंड प्रोडक्ट किसका? प्यूरिन कैटाबोलिज्म का। एमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है, या क्रिएटिनिन होता है? ठीक है, सोचो, अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं जब भी बात कर रहा हूँ प्यूरिन कैटाबोलिज्म की, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा सर? यूरिक एसिड होगा। इन ह्यूमंस प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू यूरिक एसिड विच इज एक्सक्रीटेड विया यूरिन। ठीक है, मानवों में प्यूरिन का अंतिम अपघटित उत्पाद यूरिक एसिड होता है, जो मूत्र के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो मैं जब भी बात करूंगा एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबोलिज्म, वो होगा यूरिक एसिड। क्लियर है? विच आर द फॉलोइंग
लाइपोप्रोटीन इज रिचेस्ट इन ट्राइग्लिसराइड। आपके पास ये लाइपोप्रोटीन दिए गए हैं, इनमें पूछा गया है ट्राइग्लिसराइड से भरपूर कौन सा होता है। ठीक है, कौन सा लाइपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड से रिचेस्ट होता है, भरपूर होता है। ठीक है, HDL, LDL, VLDL या काइलोमाइक्रोन्स। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा लाइपोप्रोटीन से रिचेस्ट होता है, ट्राइग्लिसराइड से कौन सा लाइपोप्रोटीन रिचेस्ट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी, जिसको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स। ठीक है, काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। काइलोमाइक्रोन्स कैरी डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू अदर टिश्यू दैट आर ट्राइग्लिसराइड रिच। काइलोमाइक्रोन्स आहार से प्राप्त ट्राइग्लिसराइड को शरीर के विभिन्न अंगों तक या हिस्सों तक पहुंचाते हैं, इससे ट्राइग्लिसराइड की मात्रा अधिक होती है। क्लियर है। तो काइलोमाइक्रोन्स का क्या यूजेस हुआ, मान लो आपने जो भी भोजन किया, आपने जो भी खाना खाया, उसके अंदर से जो भी ट्राइग्लिसराइड्स हमें प्राप्त होंगे उसको काइलोमाइक्रोन्स क्या करेंगे, बॉडी के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा देंगे। ठीक है, और इसमें क्या होती है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा अधिक होती है। तो कौन से लिपोप्रोटीन जो होगी, जो रिचेस्ट होगी, हमें रिचेस्ट ही पूछा गया है, तो रिचेस्ट किसके अंदर होगी सर, काइलोमाइक्रोन्स के अंदर, क्योंकि जो भी हमें भोजन से मिल रहा है ट्राइग्लिसराइड, उसको ये क्या कर रहे हैं, बॉडी के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा दे रहे हैं। क्लियर है। क्वेश्चन सुनो, विच एंजाइम इज डेफिशिएंट इन टे सैक डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टे सैक रोग में कौन सा एंजाइम अनुपस्थित होता है, डेफिशिएंट होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, हेक्सोसामिनिडेज ए, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज या स्फिंगोमाइलेज। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, टे सैक डिजीज क्या है। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, ये एक आनुवांशिक रोग है। पहली चीज तो ये सुनो, आनुवांशिक रोग है। दूसरी चीज ये क्या होती है, मदर और फादर से क्या होती है, चिल्ड्रेन में पहुंच जाती है, टे सैक डिजीज। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, लाइसोसोमल स्टोरेज की डिफिशियंसी, स्टोरेज का क्या हो जाता है, विकार हो जाता है। ठीक है, जिसमें मस्तिष्क, ब्रेन और रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, ब्रेन में और आपके रीढ़ की हड्डी में, उसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, CSF में क्या होते हैं सर, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं होती है ना, उनको नुकसान पहुंचता है क्योंकि एक एंजाइम की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। उसी एंजाइम को आपको बताना है टे सैक डिजीज में कौन सा एंजाइम अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर ए, हेक्सोसामिनिडेज ए, या इसी को हम बोलते हैं बीटा हेक्सोसामिनिडेज ए। क्लियर है, ये राइट आंसर हो जाएगा, इसी की डिफिशियंसी से होता है टे सैक डिजीज। टे सैक डिजीज रिजल्ट फ्रॉम अ डेफिशिएंसी ऑफ हेक्सोसामिनिडेज ए लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ GM2 गैंग्लियोसाइड। ठीक है, इस रोग में हेक्सोसामिनिडेज ए की कमी के कारण GM2 गैंग्लियोसाइड का मस्तिष्क में जमाव हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, टे सैक डिजीज से संबंधित, टे सैक डिजीज में किसकी कमी से एंजाइम की, कौन सी एंजाइम की अनुपस्थिति होती है। अगला क्वेश्चन सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इफेक्टिव बफर एट फिजियोलॉजिकल पीएच। हम बात कर रहे हैं कौन सा बफर फिजियोलॉजिकल पीएच पर सबसे प्रभावी होता है, सबसे इफेक्टिव होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ साइड बन गया, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। फिजियोलॉजिकल यानी कारिकी, कारिकी क्या होता है, एग्जाम्पल ले लो अपना ब्लड है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ब्लड का बफर पीएच का टाइप कैसा होता है, थोड़ी देर पहले कराया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सर बाइकार्बोनेट बफर। ठीक है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम मेंटेन्स द पीएच इन ब्लड अराउंड 7.35 से 7.45। मैंने कल भी बताया था, ब्लड का पीएच रेंज याद रखना कितना होता है, 7.35 से 7.45, एंड इट इज द मोस्ट क्रूशियल फिजियोलॉजिकल बफर। ठीक है, यह बफर प्रणाली रक्त का पीएच 7.35 से 7.45 के बीच बनाए रखती है और सबसे प्रभावित होती है, मोस्ट क्रूशियल फिजियोलॉजिकल बफर होती है कौन सी, बाइकार्बोनेट बफर, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ, विच अमीनो एसिड इज प्योरली कीटोजेनिक। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है कौन सा अमीनो अम्ल केवल कीटोजेनिक होता है, प्योरली कीटोजेनिक होता है, क्या लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन या बोथ ए एंड बी, यानी लाइसिन और ल्यूसिन दोनों। अब आपको बताना है प्योरली कीटोजेनिक कौन सा होता है। मेरे दोस्त आज के बाद याद कर लेना, लाइसिन और ल्यूसिन ये दोनों होते हैं, ये प्योरली कीटोजेनिक होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, लाइसिन एंड ल्यूसिन आर प्योरली कीटोजेनिक एज दे गिव राइज टू कीटोन बॉडीज एंड नॉट ग्लूकोज। लाइसिन और ल्यूसिन केवल कीटोन बॉडीज बनाते हैं
और ग्लूकोज नहीं बनाते, इसीलिए केवल कीटोजेनिक कहलाते हैं। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्राइग्लिसराइड आर फॉर्म बाय एस्टरिफिकेशन ऑफ ग्लाइसरॉल विद हाउ मेनी फैटी एसिड। ग्लिसरॉल के फैटी एसिड के एस्टरीकरण से, एस्टरिफिकेशन से ट्राइग्लिसराइड के कितने अणु बनते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड आर फॉर्म बाय एस्टरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल विद हाउ मेनी फैटी एसिड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 आपको बताना है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा C 3। ट्राइग्लिसराइड आर फॉर्म बाय एस्टरिफिकेशन ऑफ द 3 फैटी एसिड विद 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ट्राइग्लिसराइड के एक ग्लिसरॉल अणु से 3 फैटी एसिड के एस्टर से बनते हैं। क्लियर है। ट्राइग्लिसराइड का मैं जब भी बात करूंगा तो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, मान लो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, इससे कितना बनेगा? 3 फैटी एसिड बनेगा। ये चीज़ याद रखना मेरे दोस्त। तो आपसे पूछा गया है कि एस्टरिफिकेशन हो रही है किसकी? ट्राइग्लिसराइड की बाय ग्लिसरॉल, और इससे कितने फैटी एसिड बनेंगे? तो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के फैटी एसिड से 3 फैटी एसिड बनेंगे। क्लियर है। तो राइट आंसर इज C 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। Which enzyme catalyze the rate limiting step of glycolysis? ग्लाइकोलिसिस की दर नियंत्रित करने वाली क्रिया को कौन सा एंजाइम उत्प्रेरित करता है? कौन सा एंजाइम है जो कैटेलाइज करता है रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस? ठीक है, हेक्सोकाइनेज, इनोलेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज PFK1 या एल्डोलेज। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के लिए टेंशन मत करना, मैं प्लान कर रहा हूँ 2 से 3 दिनों में ग्लाइकोलिसिस का पूरा कंप्लीट डिटेल लेक्चर आ जाएगा। इसमें आपको ग्लाइकोलिसिस की 12 स्टेप बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के हिसाब से समझा दी जाएंगी, आप दोबारा नहीं भूलोगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस का कौन सा होता है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जिसको हम बोलते हैं PFK1। ठीक है, PFK1 control the committed step of glycolysis and it is highly regulated by ATP and AMP। ठीक है, PFK1 क्या करता है? ग्लाइकोलिसिस का प्रतिबद्ध और मुख्य नियंत्रक चरण उत्प्रेरित करता है, इसे ATP और AMP द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यार इसके बाद याद रखना, मैं जब भी बात करूंगा कि विच एंजाइम कैटेलाइज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, द राइट आंसर हो जाएगा सर C, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 PFK1। देखो आज मैंने बताया था क्वेश्चन थोड़े टफर साइड है। देखो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इन बीटा ऑक्सीडेशन हाउ मेनी ATP इक्विवेलेंट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पॉमिटिक एसिड, जो कि होता है 16 कार्बन का। पॉमिटिक एसिड के 16 कार्बन के पूर्ण बीटा ऑक्सीडेशन से कितने ATP तुल्यक बनते हैं? 106, 129, 100, 36। सॉल्व करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सर A, 106 ATP। क्यों? कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पॉमिटिक एसिड यील्ड्स 106 ATP इंक्लूडिंग एक्टिवेशन कॉस्ट। ठीक है, पॉमिटिक एसिड के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग कितने? 106 ATP बनते हैं, जिसमें 2 ATP क्या होते हैं? इनके एक्टिवेशन में, इनके सक्रियण में लगते हैं। तो आज के बाद याद रखना, जब भी मैं बताऊंगा पॉमिटिक एसिड की कितने कार्बन? 16 कार्बन, इसका पूर्ण बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो कितने ATP बनेंगे सर? 106। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c, ये टेस्ट हम लगाते हैं ना लैब में। तो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है HbA1c, ये क्या मेजर करता है? ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c क्या मापता है? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को, एवरेज ब्लड ग्लूकोज ओवर 2 to 3 months, इंसुलिन रेजिस्टेंट, कीटोन बॉडीज। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सब लोग कर लोगे। ये एवरेज ब्लड ग्लूकोज ओवर 2 to 3 months ये मेजर करता है HbA1c। क्लियर है। HbA1c रिफ्लेक्ट्स नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसिलाइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इंडिकेटिंग लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल इन डायबिटीज। क्लियर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना जब भी मैं HbA1c की बात करूंगा। ये मैंने बहुत डिटेल में भी पढ़ाया हुआ है क्लिनिकल पैथोलॉजी में। ठीक है, तो ये मेजर करेगा एवरेज ब्लड ग्लूकोज ओवर 2 to 3 months। अब यहाँ पर देखो एक KM इंडिकेट्स होती है, ये कहाँ आती है सर? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अभी बहुत डिटेल में इसको मैं पढ़ाऊंगा, अभी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी ये आगे क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि KM वैल्यू किस में इंक्रीज करती है, Vmax किस में इंक्रीज करती है। अभी थोड़ी देर में आपको एक ट्रिक के बेसिस पे समझा दूंगा। ठीक है, अभी ये समझो KM को हम कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं? माइकेलिस मेंटेन स्थिरांक या कांस्टेंट। माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट जो भी होता है KM, ये क्या इंडिकेट करता है? माइकेलिस मेंटेन स्थिरांक या KM क्या दर्शाता है? एंजाइम कंसंट्रेशन को, सबस्ट्रेट एफिनिटी को, रिएक्शन pH को,
या मैक्सिमम रिएक्शन रेट को, ठीक है। तो मैं जब भी बात करूंगा Km की, ये क्या बताएगा, सबस्ट्रेट एफिनिटी को, ठीक है। लो Km मतलब हाई सबस्ट्रेट एफिनिटी। एग्जाम्पल ले लो हेक्सोकाइनेज फॉर ग्लूकोज। कहाँ पर काम आता है, क्लिनिकल महत्व क्या है, एंजाइम काइनेटिक्स इन ड्रग्स मेटाबॉलिज्म। हम जब भी ड्रग्स मेटाबॉलिज्म करेंगे तो उसमें काइनेटिक्स को, एंजाइम की काइनेटिक्स को मेजर करने के लिए हम Km के फॉर मान लो काइनेटिक्स, सिंपल सी बात है, उसकी क्या बोलते हैं, एक स्थिरांक है माइकेलिस मेंटेन स्थिरांक, ठीक है। Km का मान जितना कम, एंजाइम की सबस्ट्रेट के प्रति आकर्षण क्षमता उतनी अधिक, ठीक है। अभी मैं पूछूंगा Km का वैल्यू किसमें इंक्रीज होता है, Vmax किसमें लो होता है, अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे मैं पूरी ट्रिक के साथ बता दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आगे बढ़ जाओ। विच विटामिन एक्ट्स द को एंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। कौन सा विटामिन कार्बोक्सिलेशन प्रतिक्रियाओं के लिए को एंजाइम के रूप में कार्य करता है, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस हो रही होंगी, उसमें कौन सा विटामिन रहेगा जो एक्ट करेगा एज अ को एंजाइम, क्या बायोटीन, नियासिन, राइबोफ्लाविन या थियामिन, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इनमें से जो होता है बायोटीन, ये रिवर्ट करता है को एंजाइम के फॉर्मेशन में जो हो रही होती हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में, ठीक है। बायोटीन इज इसेंशियल फॉर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन वेयर CO2 इज एडेड, ठीक है। एग्जांपल ले लो एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। बायोटीन यह विटामिन है जो CO2 को जोड़ने वाली क्रियाओं में को एंजाइम की तरह फंक्शन करता है, वर्क करता है। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है पर इजी है, सब लोग कर लोगे। ALT, पहली चीज तो फुल फॉर्म याद रखना, ALT ALP इन सारों का फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। ALT का फुल फॉर्म क्या है, एलेनिन ट्रांस एमिनेज। एलेनिन ट्रांस एमिनेज इज अ मार्कर फॉर, एलेनिन ट्रांस एमिनेज किसका मार्कर है, ALT किस अंग की क्षति का मार्कर है, हार्ट, लिवर, पैनक्रियास, किडनी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें पूछा गया है एलेनिन ट्रांस एमिनेज इसका किस कौन से ऑर्गन का जब डैमेज होगा तो ALT हमें उसका मार्कर बताएगा, ठीक है। हार्ट के लिए, लिवर के लिए, पैनक्रियास के लिए, किडनी के लिए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ALT टेस्ट हम किस में लगाते हैं सर, सिंपल सी बात है LFT में लगाते हैं। LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, यानी हमें लीवर के डैमेज के लिए एलेनिन ट्रांस एमिनेज मार्क करेगा, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ALT इज लिवर स्पेसिफिक। एलिवेट कब होता है सर, हेपेटाइटिस में। और AST जो होता है वो AST आल्सो राइज बट इज लेस स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक कौन होगा लीवर के लिए, ALT होता है, ठीक है। AST थोड़ा सा कम स्पेसिफिक होता है। कहाँ लगाते सर, लिवर फंक्शन टेस्ट में, LFTs में। ALT का बढ़ना लिवर डैमेज जैसे हेपेटाइटिस को दर्शाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, हमने बहुत बार कीटोन बॉडीज की बात की, ठीक है, बहुत बार कीटोन बॉडीज की बात की। हम बात कर रहे हैं कीटोन बॉडीज बनता कैसे है, ठीक है। कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, कीटोन बॉडी किससे बनती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स या न्यूक्लिक एसिड। अब ध्यान से बताओ कीटोन बॉडीज किससे प्रोड्यूस होगी सर, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फैटी एसिड। कीटोन बॉडीज किससे प्रोड्यूस होगी, फैटी एसिड से प्रोड्यूस होगी। ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब भी हम भूखे रहते हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज या अनकंट्रोल डायबिटीज हो, फैटी एसिड से बीटा ऑक्सीडेशन होता है जिससे होती है कीटोजेनेसिस, जिसको हम बोलते हैं एसिटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सो ब्यूटारेट। आपसे पूछा जाता है ना कौन सी कीटोन बॉडीज है, एसिटोएसीटेट, या पूछ लिया जाए ऑप्शन में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये दोनों कीटोन बॉडीज है, ठीक है। क्लिनिकल महत्व DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस डायग्नोसिस, ठीक है। डायबिटिक या उपवास में फैटी एसिड टूटकर कीटोन बॉडीज बनाती हैं। तो जब भी आप बहुत देर से स्टारवेशन कर रहे हो, भूखे हो, या अनकंट्रोल डायबिटीज है, उसमें क्या होगा, फैटी एसिड होगी, ब्रेकडाउन होगी, और ब्रेकडाउन से कीटोन बॉडीज का निर्माण होगा। कौन कौन सी कीटोन बॉडीज, एसिटोएसीटेट या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। क्लियर है। द अमीनो एसिड विच कैन डिस्टर्ब अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इस, कौन सा अमीनो अम्ल अल्फा हेलिक्स की संरचना को तोड़ सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। ग्लाइसिन, एलेनिन, प्रोलीन, वैलिन, ठीक है। कौन सा अमीनो एसिड डिस्टर्ब कर सकता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर C, प्रोलीन। प्रोलीन जो होता है इट कैन बी डिस्टर्ब अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। प्रोलीन इंड्यूस्ड किंग्स इन अल्फा हेलिक्स ड्यू टू इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर, हेंस कॉल्ड अ हेलिक्स ब्रेकर, ठीक है। प्रोलीन क्या करता है, प्रोलीन की चक्रीय संरचना अल्फा हेलिक्स को मोड़ देती है, जिसके लिए इसे हेलिक्स ब्रेकर कहा जाता है, ठीक है। हेलिक्स मुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए हम इसको ब्रेक कौन करेगा, प्रोलीन। प्रोलीन क्यों, प्रोलीन क्या है,
इसकी संरचना कैसी है, चक्रीय। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। द एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कैटेलाइज कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम किस रूपांतरण को उत्प्रेरित करता है? मैं बात कर रहा हूँ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कैटेलाइज कन्वर्जन ऑफ। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम किस रूपांतरण को उत्प्रेरित करता है? लैक्टेट टू पायरुवेट, पायरुवेट टू लैक्टेट, बोथ ए एंड बी या नन। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसका राइट आंसर बोथ ए एंड बी। क्लियर है। LDH इज रिवर्सिबल एंजाइम कन्वर्टेड पायरुवेट टू लैक्टेट बेस्ड ऑन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। ठीक है, यानी पायरुवेट की बात करें, लैक्टेट की बात करें, इसमें भी चेंज हो सकता है या इसमें भी चेंज हो सकता है। क्लियर है, ये चीज़ याद रखना। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरिया साइकिल बता दिया हूं कहाँ पे होता है सर, लिवर में होता है। क्लियर है। यूरिया साइकिल ऑकर्स इन लिवर टू डिटॉक्सिफाई अमोनिया बाय कन्वर्टिंग इनटू यूरिया। यूरिया चक्र लिवर में होता है जो अमोनिया को विसरित करके यूरिया में बदलता है। आगे बढ़ जाओ। विच अमीनो एसिड इज प्रिकर्सर फॉर सीरोटोनिन सिंथेसिस। सीरोटोनिन संश्लेषण के लिए कौन सा अमीनो एसिड अग्रदूत होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 4 अमीनो एसिड्स आपके सामने दिए गए हैं, इनमें पूछा गया है सीरोटोनिन सिंथेसिस अगर हमें करवानी हो इसके लिए प्रिकर्सर कौन सा होगा। ठीक है, कौन सा अमीनो एसिड प्रिकर्सर होगा सीरोटोनिन सिंथेसिस के लिए? टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन या हिस्टिडीन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ट्रिप्टोफैन होता है, ये प्रिकर्सर होता है सीरोटोनिन सिंथेसिस के लिए। ट्रिप्टोफैन इज अ हाइड्रोक्सीलेटेड एंड देन डीकार्बोक्सीलेटेड फॉर्म टू फॉर्म सीरोटोनिन। ट्रिप्टोफैन को पहले हाइड्रोक्सीलेट किया जाता है और फिर डीकार्बोक्सीलेट करके सीरोटोनिन बनाया जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। विच एंजाइम डेफिशिएंसी कॉज फिनाइल कीटोन्यूरिया। PKU बोलते हैं ना, फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया किस एंजाइम की कमी से होती है, किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है? ठीक है, ध्यान से सुनो। टायरोसिनेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज, होमोजेनेस्टेस ऑक्सीडेज या डोपा डीकार्बोक्सीलेज। तो मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि फिनाइल कीटोन्यूरिया की जब भी बात करेंगे किस एंजाइम की डिफिशियंसी से होती है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। फिनाइल फिनाइल मैच कर देना, याद हो जाएगा। ठीक है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज की कमी से फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU हो जाता है। ठीक है, इन PKU फिनाइल एलेनिन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू टायरोसिन ड्यू टू PAH डेफिशिएंसी लीडिंग टू टॉक्सिक बिल्डअप। PKU में फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में नहीं बदला जा सकता क्योंकि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज की कमी होती है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है। ट्रांस एमिनेशन प्रक्रिया के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, इसेंशियल होता है? विटामिन C, विटामिन K, विटामिन B6 या विटामिन B12? तो विटामिन B6 होता है, ये ट्रांस एमिनेशन रिएक्शंस के लिए इसेंशियल होता है, जिसको हम बोलते हैं पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। क्लियर है। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट PLP, द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन B6 इज इसेंशियल फॉर कोएंजाइम फॉर ट्रांस एमिनेज। ट्रांस एमिनेशन क्रियाओं के लिए विटामिन B6 का सक्रिय रूप PLP होना आवश्यक होता है। क्लियर है। आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लूकोनियोजेनिक सबस्ट्रेट। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोनियोजेनिक सबस्ट्रेट नहीं है। नहीं को पहले घेर देना, ठीक है, नॉट को। क्वेश्चन इसी की वजह से गलत हो जाते हैं, आप नॉट नहीं पढ़े सीधे आंसर लगा देते हो, पर आपसे पूछा गया नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ग्लूकोनियोजेनिक सबस्ट्रेट नहीं है? ग्लाइसरॉल नहीं है, लैक्टेट नहीं है, एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं है या एलेनिन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सर C, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज ड्यू टू इरिवर्सिबल PDH रिएक्शन। एसिटाइल कोएंजाइम ए को क्या करते हैं, वापस से हम ग्लूकोज में नहीं बदल सकते क्योंकि यह PDH क्रिया अपरिवर्तनीय होती है। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है ये। विच अमीनो एसिड इज प्योरली कीटोजेनिक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें आंसर आया था बोथ A एंड B। आपके पास 2 ऑप्शन मैंने बताए थे जो प्योरली कीटोजेनिक होते हैं, इनमें एक ही ऑप्शन उनमें से दे रखा है। ध्यान से सोचो और आंसर दो। प्योरली कीटोजेनिक क्या वैलिन होगा, आइसोल्यूसिन होगा, ल्यूसिन होगा या थ्रियोनिन होगा? तो मैंने बताया था ल्यूसिन जो होता है, ल्यूसिन जो होता है वो प्योर होता है। ठीक है, प्योरली कीटोजेनिक। ल्यूसिन इज द ओनली अमीनो एसिड दैट गिव्स राइज टू
कीटोन बॉडीज। ल्यूसीन एकमात्र अमीनो एसिड है जो केवल कीटोन बॉडीज बनाता है, ग्लूकोज नहीं बनाता। ये चीज मेरे दोस्त याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। राइबोन्यूक्लियोटाइड से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? अब ये बहुत भारी भरकम लैंग्वेज को पढ़ के घबराना नहीं, क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है किसके सिंथेसिस के लिए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के लिए। और ये सिंथेसाइज किससे होता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। क्या डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज या न्यूक्लियेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, ठीक है। राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज कन्वर्ट्स राइबोज शुगर इन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स टू डीऑक्सीराइबोज फॉर्मिंग डीएनए प्रिकर्सर। यह एंजाइम कौन सा एंजाइम? राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज राइबोन्यूक्लियोटाइड के राइबोज को डीऑक्सीराइबोज में बदल देता है, जिससे डीएनए बनने में हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। विच कंपाउंड एलोस्टिकली एक्टिवेट्स पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। कौन सा यौगिक पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एलोस्टेरिक रूप से सक्रिय करता है? कौन सा एंजाइम इनमें से किसको एक्टिवेट करेगा? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को कैसे एक्टिवेट करेगा? एलोस्टिकली, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम में एटीपी, एफएडी, एनएडीएस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम में सिग्नल्स एनर्जी एक्सेस एंड एक्टिवेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस विया पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। एसिटाइल कोएंजाइम में ऊर्जा की अधिकता का संकेत देता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है। क्लियर है? ये देखो आ गया क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। आपसे पूछा गया है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। प्रतिस्पर्धी अवरोध कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है। Km इंक्रीज वी मैक्स रिमेन सेम, Km डिक्रीज वी मैक्स रिमेन सेम, इंक्रीज बोथ Km एंड वी मैक्स डिक्रीज, Km अनचेंज वी मैक्स डिक्रीज। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बात कर रहा हूँ दो, एक नॉन कॉम्पिटिटिव, एक होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो मैं जब भी बात कर रहा हूँगा कॉम्पिटिटिव, अब ध्यान से सुनो, ये ट्रिक कॉपी में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव की, तो कॉम्पिटिटिव को एक बार की कॉम्पिटिटिव ऐसे लिख दो, ठीक है। ये एक ट्रिक है बस इसके लिए याद करने के लिए, कॉम्पिटिटिव ऐसे लिख दो। अब कॉम्पिटिटिव का के ऐसे बड़ा करो, ठीक है। अब के का डंडा ऊपर खींच दो। तो मैं जब भी बात करूँगा के मैक्स की कॉम्पिटिटिव में, तो के मैक्स इंक्रीज हो रहा होगा, और कॉम्पिटिटिव में के मैक्स इंक्रीज, और एक डंडा सीधा खींच दो तो वी मैक्स कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव का कॉम्पिटिटिव ऐसे लिख दो, इसमें के मैक्स कैसा हो जाएगा? इंक्रीज, और वी मैक्स सेम। क्लियर है? और मैं नॉन कॉम्पिटिटिव की जब भी बात कर रहा हूँगा तो नॉन कॉम्पिटिटिव का एन पकड़ो, नॉन का एन पकड़ो, ठीक है, नॉन का एन पकड़ो। अब इसको यहाँ से तोड़ दो। क्लियर है? एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब वी मैक्स क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज हो जाएगा वी मैक्स इसमें नॉन कॉम्पिटिटिव में, ठीक है, और के मैक्स रिमेन सेम। क्लियर है? अब दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस के को पकड़ लो, के मैक्स इंक्रीज किसमें? कॉम्पिटिटिव में। तो हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? के मैक्स को इंक्रीज कर लो, सिंपल सी बात है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, के एम इंक्रीज वी मैक्स रिमेन सेम। बहुत अच्छा ट्रिक था ये याद रख लोगे तो आपको बिल्कुल इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कंपीट द फॉर एक्टिव साइट्स, थस मोर सबस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड, यानी इंक्रीज केएम बट मैक्सिमम वेलोसिटी रिमेन्स, ठीक है। प्रतिस्पर्धी अवरोधक सबस्ट्रेट के स्थान पर एंजाइम से जुड़ते हैं जिससे केएम बढ़ता है परंतु वी मैक्स सेम रहता है। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फैटी एसिड। मैंने ट्रिक से बहुत अच्छे से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड वाले लेक्चर में पूरे ट्रिक से बताया था, पीवीटी, टिम, हाल। ये ट्रिक अगर आपको याद होगा तो आपको पूरे इसेंशियल नॉन इसेंशियल क्लियर होंगे, ठीक है। कौन सा फॉलोइंग है एक इसेंशियल फैटी एसिड? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, स्टेरिक एसिड, पामिटिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, ओलेइक एसिड। अब आपको खोजना है इसेंशियल। इसेंशियल मतलब आवश्यक, आवश्यक मतलब हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाएगी, हमारी बॉडी नहीं बनाएगी, इसे हमें किससे चाहिए? सर डाइट से चाहिए होता है, ठीक है, ये इसेंशियल होता है। और नॉन इसेंशियल यानी हमारी बॉडी खुद से बना रही है, हमें बाहर से बिल्कुल नहीं चाहिए, हमारे लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है।
तो इसेंशियल इनमें से कौन सा होता है जो हमारी बॉडी नहीं बना रही होती है, हमें बाहर से चाहिए होता है, वो होता है लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, लिनोलेइक एसिड जिसको हम बोलते हैं ओमेगा 6। ठीक है, तो ओमेगा 6 को हम किसको बोलते हैं, लिनोलेइक एसिड को। ये चीज भी ध्यान रखना। कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट। लिनोलेइक एसिड मानव शरीर में नहीं बनता है, इसे आहार से प्राप्त करना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। विच कोएंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सा कोएंजाइम आवश्यक होता है, एसेंशियल होता है। थियामिन पायरोफॉस्फेट टीपीपी, बायोटिन, पेरिडॉक्सल फॉस्फेट या FADH2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर ए, थियामिन पायरोफॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं टीपीपी। थियामिन पायरोफॉस्फेट टीपीपी डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन B1। किससे डिराइव होता है, विटामिन B1 से। इच इसेंशियल फॉर डीकार्बोक्सिलेशन इन पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। टीपीपी विटामिन B1 से प्राप्त होता है, पाइरुवेट को एसिटाइल को एंजाइम में बदलने के लिए आवश्यक होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। देखो आज एंजाइम, एमिनो एसिड, इन सारे से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है मैं इसी पे फोकस कर रहा हूँ, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। बेसिक से एडवांस सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आज हाई हो सकता है, कल से फिर से मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे जब आपके लैब टेस्ट आएंगे। क्लियर है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से एंजाइम वगैरह सॉल्व कर लो, फिर दोबारा इसमें फंसोगे नहीं कभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। व्हिच एंजाइम इज डेफिशिएंट इन गैलेक्टोसेमिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। गैलेक्टोसेमिया रोग में कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। हमने 3-4 रोग देख लिए, एक टे-सैक देख लिया, टे-सैक में किस एंजाइम की कमी होती है, एक PKU देख लिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक आज हम देख रहे हैं गैलेक्टोसेमिया। गैलेक्टोसेमिया में कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, गैलेक्टोकाइनेस, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट, यूरिडाइड ट्रांसफेरेज या UDP गैलेक्टोज एपिमेरेज, एल्डोलेज बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलेक्टोसोमिया में इसकी कमी हो जाती है। इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू टॉक्सिक एक्यूमुलेशन ऑफ गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट कॉजिंग लिवर डैमेज। गैलेक्टोसेमिया में क्या होता है, लिवर डैमेज होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इस एंजाइम की कमी से गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट जमा हो जाता है और लिवर को हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है। रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इज। कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण का गति सीमित या लिमिटर क्या है, एंजाइम कौन सा है। रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इज HMG को एंजाइम ए सिंथेस, एसिटाइल को एंजाइम कार्बोक्सिलेज, HMG को एंजाइम रिडक्टेज या मेवोलेनेट काइनेज। ठीक है, अब आपको बताना है थोड़ा सा दिमाग लगा के कि रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इनमें से कौन सा होता है। तो इसका रहेगा HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज। क्लियर है, HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ HMG को एंजाइम ए टू मेवालुनेट की रेगुलेशन स्टेप। ठीक है, यह एंजाइम HMG को एंजाइम ए को मेवालुनेट में बदलता है और जो कोलेस्ट्रॉल बनने की पहली और नियंत्रित क्रिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। विच पाथवे जनरेट्स राइबोज 5 फॉस्फेट एंड NADPH। कौन सा पाथवे राइबोज 5 फॉस्फेट और NADPH बनाता है, सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो कौन सा पाथवे जनरेट करेगा, ग्लाइकोलिसिस में बनेगा राइबोज 5 फॉस्फेट और NADPH, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में बनेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस में बनेगा या सिट्रिक एसिड साइकिल में बनेगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ राइबोज 5 फॉस्फेट और NADPH की, तो ये बनेगा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में। ठीक है, दिस पाथवे प्रोवाइड्स रिड्यूसिंग पावर NADPH एंड राइबोज फॉर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। यह पाथवे NADPH घटन शक्ति और न्यूक्लियोटाइड के लिए राइबोज 5 फॉस्फेट देता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, इन DNA विच बेस पेयर्स विद साइटोसिन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DNA में साइटोसिन किस बेस के साथ जुड़ता है। हम पढ़ते हैं ATGC, ये पढ़ते हैं ना DNA में। अब आपको बताना है साइटोसिन किसके साथ जुड़ा, तो एडेनिन किसके साथ जुड़ा सर, एडेनिन जुड़ा थाइमिन के साथ, और साइटोसिन किसके साथ जुड़ा सर, गुआनिन के साथ। सिंपल सी बात है, तो साइटोसिन किसके साथ जुड़ेगा सर, गुआनिन के साथ। क्लियर है। साइटोसिन फॉर्म्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद गुआनिन इन DNA स्ट्रक्चर। यानी साइटोसिन कितना 3 हाइड्रोजन बंध किसके साथ, गुआनिन के साथ बना रहा है, गुआनिन के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो।
विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये अगेन अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है? ओलेइक एसिड, पामिटिक एसिड, लिनोलेइक एसिड या एरिकिनोडोनिक एसिड। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड आपको खोजना है। राइट आंसर इज बी, पामिटिक एसिड। ठीक है, पामिटिक एसिड हैज नो डबल बॉन्ड्स। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है पामिटिक एसिड के पास, जो इसे फुली सैचुरेटेड बनाता है। ठीक है, इसके पास डबल बॉन्ड होता तो ये अनसैचुरेटेड हो जाता, लेकिन इसके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसे फुली सैचुरेटेड बनाता है। ठीक है, पामिटिक एसिड में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, इसीलिए यह संतृप्त फैटी एसिड है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। विच विटामिन एक्ट्स एज को फैक्टर फॉर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सा विटामिन कार्बोक्सिलेशन क्रियाओं के लिए को फैक्टर का काम करता है? विटामिन B1, B2, B7 या विटामिन सी। तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए विटामिन B7 या इसी को हम बायोटिन बोलते हैं। तो कई बार आपसे अगर ये पूछ दिया जाए कि बायोटिन किसका नाम है, तो बायोटिन जो होता है वो विटामिन B7 का नाम है। B7 को ही हम बायोटिन बोलते हैं। कहाँ काम आता है सर? हमारे हेयर्स और नेल के ग्रोथ के लिए बहुत इसेंशियल होता है। ठीक है, और यही काम आता है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस के लिए। तो कौन सा विटामिन एक्ट करेगा कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस के लिए? विटामिन B7 या बायोटिन। क्लियर है? बायोटिन कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप्स एंड हेल्प इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन लाइक पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। बायोटिन CO2 ट्रांसफर करता है और कार्बोक्सिलेशन जैसी क्रियाओं में हेल्प करता है, सहायता करता है। ठीक है, विच फॉर्म ऑफ DNA इज मोस्ट कॉमन इन सेल। हम बात कर रहे हैं 4 कॉमन आपके पास रूप दिए गए हैं, इनमें जो सेल्स के अंदर कौन सी DNA का रूप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बच्चों को नहीं आता और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जो BDNA होता है ये कॉमन होता है सेल्स के अंदर। BDNA इज राइट हेडेड हेलिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रीडोमिनेटली अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, प्रीडोमिनेटली अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस BDNA कोशिकाओं में पाया जाने वाला सामान्य यानी जनरली मोस्ट कॉमन और स्थिर हेलिकल रूप होता है प्रीडोमिनेटली अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। क्लियर है? विच आर द फॉलोइंग इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका झिल्ली की फ्लूइडिटी या तरलता को बढ़ाता है? कोलेस्ट्रॉल एट लो टेम्परेचर, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्रांस फैट्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन की। इसकी फ्लूइडिटी अगर हमें बढ़ानी है तो हमें क्या चाहिए? कोलेस्ट्रॉल चाहिए, वो भी कैसा? लो टेम्परेचर वाला। ठीक है, एट लो टेम्परेचर कोलेस्ट्रॉल प्रिवेंट्स मेम्ब्रेन फ्रॉम बिकमिंग टू रिजिड बाय इंसर्टिंग बिटवीन फॉस्फोलिपिड। ठंडे तापमान में क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल झिल्ली को कठोर होने से बचाते हैं और उनकी तरलता या फ्लूइडिटी को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल एट लो टेम्परेचर क्या करेंगे? सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ा देंगे। क्लियर है? नहीं याद हो तो याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन सबसे हो जाना चाहिए। विच एंजाइम इज एलिवेटेड इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन या इसी को हम क्या बोलते हैं? MI बोलते हैं। इसी को एज कार्ड एज या एका क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक। सिंपल सी बात। तो हार्ट अटैक में कौन सा एंजाइम हमें बढ़ा हुआ मिलता है? कौन सा एंजाइम एलिवेटेड मिलता है? ALT नहीं है, तो लीवर से संबंधित होता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज नहीं। क्रिएटिनिन काइनेस या MB CKMB जिसको हम बोलते हैं, तो राइट आंसर सी, CKMB एंजाइम हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन में बढ़ा हुआ मिलेगा। CKMB is cardiac specific and peak 24 hour post MI troponin I is more sensitive but CKMB remains a key marker। ठीक है, कहाँ? कार्डियक डैमेज डायग्नोसिस में CKMB हृदय विशिष्ट एंजाइम है जो हार्ट अटैक के 24 घंटे बाद सबसे ज़्यादा बढ़ता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा ट्रोपाई टेस्ट जिसको हम ट्रोपोनिन आई बोलते हैं, ये भी इंडिकेट करता है हार्ट अटैक की तरफ, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब आपके हो गए टोटल 100 क्वेश्चन, किसमें? 2 क्लास के अंदर बायोकेमिस्ट्री के। आज थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बहुत अपर साइड था तो सॉल्व नहीं हो रहा होगा, तो लेक्चर 2 से 3 बार देख लेना। हर एक क्वेश्चन आपके बिल्कुल माइंड में घुस जाएगा। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि टफ क्वेश्चन भी हमें तो पढ़ने हैं, और टफ क्वेश्चन कहाँ से? बायोकेमिस्ट्री से ही अराइव होंगे, जब भी अराइव होंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो बायोकेमिस्ट्री का लेवल थोड़ा सा अप ही रहेगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। इजी क्वेश्चन भी आते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। अभी 100 क्वेश्चन हुए हैं, अभी 200 क्वेश्चन और करके पूरा जब 300 क्वेश्चन हो जाएंगे तो एक बुकलेट के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सीधे सीधे एक PDF के अंदर। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लेना। इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।